इस वीडियो में देखो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो सारे थ्योरी के टॉपिक्स हैं। इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मैंने हाँ एक पीडीएफ बनाया है जिसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। वो मैंने टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया, आप वहाँ से जाके पीडीएफ ले लेना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ से पीडीएफ ले लेना। और ये शॉर्ट नोट्स का इसका भी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वीडियो देखो काफ़ी लेट हो गया है बनने में क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए सॉरी। और देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, और एक चीज़ और यार देखो आवाज़ आप लोगों को अगर थोड़ी धीरे आ रही होगी, मैं क्योंकि अभी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 11 बज रहे हैं, तो अब मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एक्यूमुलेशन, एनालिसिस, प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप लोगों ने देखो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। तो वो सारा जो डेटा हमें मिलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें अलग अलग डेटा प्रोवाइड करती है, कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करती है, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमें बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करती है। तो उस डेटा को प्रॉपरली मैनेज करना ताकि उससे अच्छा सा हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे लेके जाना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के डेटा को इस तरीके से मैनेज करना कि वो हमारे काम आ सके, ठीक है। ये काम होता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसी को हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहाँ पे आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को मैनेज करते हो इस तरीके से कि वो आपके काम आ सके, ठीक है। सेकेंड इसमें देखो एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताओ। देखो ऑब्जेक्टिव्स पूछेगा, रोल पूछेगा, फंक्शन पूछेगा या फिर एडवांटेजेस पूछेगा। कुल मिला के सब में सेम ही पॉइंट्स होते हैं, इसलिए मैंने बस यही लिखा है, ज़्यादा मैंने वीडियो को लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं पॉइंट्स को आप थोड़ा सा चेंज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखो हेल्प्स इन प्लानिंग एंड फॉर्मुलेटिंग मैनेजरियल पॉलिसीज़। जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैंने बताया सारे मैनेज करते हो आप लोग, जो भी डेटा मिलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह से, उस डेटा को मैनेज करते हो। तो जब आप प्रॉपरली डेटा को मैनेज करोगे तो वो आपको प्लानिंग में हेल्प करेगा, फॉर्मुलेटिंग और मैनेजरियल पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। सेकेंड है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आपका देखो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है, मैंने अभी बताया, उसका इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। फोर्थ है आपका हेल्प्स इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है। फिफ्थ है आपका हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीज़ों को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने में आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद देखो पूछते हैं कि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताओ, ठीक है। तो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स है, 10 टेक्निक्स हैं, तो एक एक करके सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। यहाँ पे आप पूरे फाइनेंस की प्लानिंग करते हो, कितना फाइनेंस आपको चाहिए, कहाँ कहाँ से फंड रेज कर सकते हो, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। सेकंड है तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, पीएनएल हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, ठीक है, और स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सॉरी बैलेंस शीट वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एनालाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका फंड फ्लो एनालिसिस, यहाँ पे आप फंड फ्लो एनालिसिस करते हो। फोर्थ आता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप लोगों को पता ही, आपने पढ़ी है, कैश कहाँ से इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, वो सारे स्टेटमेंट्स वगैरह आप एनालाइज करते हो। फिफ्थ आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो क्या होती है, इसमें आप लोग पहले से ही एक स्टैंडर्ड प्राइस या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट आप लोग सेट करके रखते हो, ठीक है, कि हाँ हमने सेट कर लिया, सपोज़ करो ये पेन है तो इस पेन को बनाने में 10 रुपये की कॉस्ट आएगी, ठीक है। और फिर बाद में आपका एक्चुअल में जो कॉस्ट आती है, सपोज़ करो आपने मतलब सोचा था कि 10 रुपये का ये पेन बन जाएगा, लेकिन 10 रुपये में ना बन के ये पेन बनता है आपका 15 रुपये में। तो देखो 10 रुपये आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और जो 15 रुपये आई है वो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब जो आपने स्टैंडर्ड चीज़ें सेट करी थी और जो एक्चुअली में हुआ है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। नेक्स्ट आता है आपका बजटरी कंट्रोल। यहाँ पे आप बजट वगैरह प्रिपेयर करते हो अपना और कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके, बजट की कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में देखो क्या होता है, यहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके ऊपर कितना मार्जिन सेट करना है, कैसे क्या सेलिंग प्राइस रखना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करते हो, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे आप बहुत सारे डिफरेंट रेशियोज़ को एनालाइज करते हो, ठीक है। रेशियो आपको पता ही बहुत सारे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया आपका, ठीक है, और भी सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, लिक्विडिटी रेशियो हो गया, और भी कई तरीके के आपके रेशियोज़ होते हैं, ठीक है। उन सबको यहाँ पे एनालाइज करते हो ताकि वो आपके काम आ सके, ठीक है, आपके इंटरनल डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट देखो आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ पे आप कॉस्ट वगैरह को एनालाइज करते हो, आपकी किस प्रोडक्ट की, किस सर्विस की क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और फिर उस कॉस्ट से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनालाइज करते हो। लास्ट आता है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में देखो आपको जो फाइनेंशियल डेटा मिलता है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जो डेटा प्रोवाइड करवाती है उसको आप लोग नंबर्स, फार्मूलाज वगैरह की हेल्प से स्टडी करते हो ताकि वो आपके अच्छे से काम आ सके, आप लोग ज़्यादा और बेटर अच्छे तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को समझ सको, ठीक है। ये होता है आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें आप वही फार्मूलाज वगैरह, टेबल्स, चार्ट्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हो डेटा को और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट बनता है कॉस्ट कंट्रोल से। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉस्ट कंट्रोल क्या होती है, कई बार पूछ लेगा कॉस्ट रिडक्शन, या फिर देखो कई बार पूछता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तीनों में लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे आपको कॉस्ट कंट्रोल बताती हूँ। कॉस्ट कंट्रोल देखो, जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी लास्ट ईयर में तो आपको पता होगा कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, कि किन किन फैक्टर्स से, कौन से फैक्टर्स हैं आपके जो कि कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाना ताकि आपकी जो प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट है या फिर किसी भी सर्विस की जो ओवरऑल कॉस्ट है आपकी, उसको आप लोग अच्छे से कंट्रोल कर पाओ, आपकी कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़ जाए या फिर बहुत कम ना चली जाए, ठीक है, आपकी क्वालिटी रिड्यूस ना हो। वो सारी चीज़ें आप किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। अब देखो यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल भी पूछा जाता है कई बार, और कॉस्ट कंट्रोल की देखो अगर इम्पोर्टेंस पूछता है तो आप खुद बना के लिख सकते हो कि आपकी प्रॉफिट उससे इंक्रीज़ होएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी, ठीक है, आपके गुडविल अच्छी बनेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेजेस वगैरह पूछता है तो वो आप खुद से लिख देना। ये देखो टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल आपको पहले पता होनी चाहिए तभी आप लिख पाओगे, इसलिए टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे बजटरी कंट्रोल, ठीक है, आप अपने बजट को बनाते हो, उसको कंट्रोल करते हो, तो ताकि आपका जो बजट है वो अच्छे से रहे, पूरे साल भर के लिए आप लोग बजट बनाते हो ताकि आपको पूरे साल में कोई दिक्कत ना हो, रॉ मटेरियल वगैरह आपको कम ना पड़े, कहीं पैसा वैसा कम ना पड़े, ठीक है, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, वो सारी चीज़ें। सेकंड आता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैंने अभी बताया कि आप स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और फिर लास्ट में जो एक्चुअल उसकी कॉस्ट आती है, एक्चुअल जो उसका प्राइस निकल के आता है, उसके साथ कंपेयर करते हो और देखते हो कि इन वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ गई है, कैसे आप उसको रिड्यूस कर सकते हो बिना अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ख़राब किए, ठीक है। थर्ड आता है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को आप कंट्रोल करते हो, आपका जो भी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो बीच में ख़त्म ना हो जाए, प्रॉपर टाइम टू टाइम अवेलेबल हो, अच्छी क्वालिटी का इन्वेंट्री हो आपके पास, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फोर्थ आता है आपका रेशियो एनालिसिस। यहाँ पे आप रेशियो निकालते हो अलग अलग और उनको एनालाइज करते हो। फिफ्थ आता है आपका वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस में देखो क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंस देखा जाता है। अगर इसका देखो आप आगे न्यूमेरिकल भी आता है, इसका देखो मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का एनालिसिस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एनालिसिस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एनालिसिस, प्राइस वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, इसके आपके न्यूमेरिकल आते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। वेरिएंस एनालिसिस सीधा सीधे यहाँ पे देखो मतलब होता है कि दो चीज़ों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अगर डायरेक्ट मटेरियल की हम लोग बात करें तो आपने सोचा था कि 100 किलो मटेरियल लगेगा, ठीक है, और लेकिन एक्चुअल में आपका मटेरियल लग गया 150 किलो, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो होता है आपका वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट पूछा जाता है रिजर्व्स और प्रोविजंस पे। शॉर्ट नोट पूछा जाता है, वैसे तो कभी कभी पूछा जाता है, इतना ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी देख लो। रिजर्व्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, आप लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रोविजंस भी आप लोगों को पता ही है। रिजर्व्स देखो आप कितने सारे रिजर्व्स बनाते हो। जनरल रिजर्व हो गया आपका, कैपिटल रिजर्व हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व हो गया, ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहो तो रीड कर लेना। द पोर्शन ऑफ अर्निंग, रिसिप्ट्स और अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज अप्रोप्रिएटेड बाय मैनेजमेंट फॉर अ जनरल और स्पेसिफिक पर्पस इज़ नोन एज रिजर्व, ठीक है। वही आपका किसी भी जनरल पर्पस के लिए बना देते हो, कोई कैपिटल रिजर्व बना दिया आपने, कोई स्पेसिफिक किसी काम के लिए रिजर्व बना दिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और प्रोविजंस आप लोगों को पता है, प्रोविजन फॉर आप लोग डेप्रिशिएशन वगैरह बनाते हो, करते हो आ रहे हो कितने टाइम से, तो प्रोविजंस भी आप लोगों को पता ही है क्या होता है, राइट ऑफ करना होता है लॉस को अपने, ठीक है।
और इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉस्ट मैनेजमेंट का। अभी मैंने बता देखो कॉस्ट कंट्रोल मैंने बता दिया, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को चेक करना कि कॉस्ट कहाँ कहाँ से कितनी आ रही है, क्या रीज़न्स है उसके बढ़ने के, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा आपका कॉस्ट कंट्रोल होता है। ठीक है, और कॉस्ट रिडक्शन में आप लोग क्या करते हो, कॉस्ट को रिड्यूस करने का ट्राई करते हो। ठीक है, ताकि आपकी जो भी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट आई है उसको कम करा जा सके बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किए। ठीक है, और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि आप उस पूरी कॉस्ट को मैनेज करते हो। ठीक है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है आपका सारी चीज़ों को मैनेज करना प्रॉपरली, वैसे कॉस्ट मैनेजमेंट में पूरी कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या होती हैं, सबसे पहले देखो टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि एक ही काम को करते करते पूरा दिन निकल गया, सारे वर्कर्स ने एक ही काम किया पूरे दिन में। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए आपका। सेकेंड है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी आनी चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि बीच में आप कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हो और वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया। ठीक है, आपकी इन्वेंट्री नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, तो ये नहीं होना चाहिए, आपको इन्वेंट्री प्रॉपर मैनेज करनी आनी चाहिए। थर्ड है आपका आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग आप लोगों को पता ही, जब हम अपना काम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें समझ लो कुछ ऐसा पार्ट लग रहा है जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनता है, तो आप लोग उसको बाहर से कहीं से बनवा लेते हो। ठीक है, हम लोग बाहर से काम करवा लेते हैं उनको कुछ कमीशन बेसिस पे या फिर वेजेस बेसिस पे, वो आपकी आउटसोर्सिंग होती है, पता है आप लोगों को। नेक्स्ट आता है आपका अपडेटेड मार्केट सेंस, यहाँ पे आपको मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, उससे आपको अप टू डेट रहना चाहिए ताकि आपको देखो अगर मार्केट प्राइस पता है सारी चीज़ों का कि हाँ इस रॉ मटेरियल का इतना प्राइस है या फिर लेबर्स के अभी इतने वेजेस चल रहे हैं। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर्स का कितना प्राइस है और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, मार्केट से आपको अपडेट रहना है ताकि आप देखो कोई अगर परचेज़ करने जा रहे हो रॉ मटेरियल तो वहाँ पे आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाओ, आपको पता रहेगा कि दूसरे सेलर्स उसका क्या प्राइस ले रहे हैं, तभी तो आप अच्छे से नेगोशिएट कर पाओगे ना। लेबर आप कहीं से हायर कर रहे हो तो आपको पता होगा कि लेबर का अभी क्या वेज रेट चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने लेबर का प्राइस सेट कर पाओगे, तो आपको मार्केट से अपडेट रहना है। ठीक है, फिफ्थ है आपका कंट्रोल ऑफ हेड काउंट, यहाँ पे हेड काउंट को आपको देखो कंट्रोल करना है, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, लेबर्स हैं, स्टाफ है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया है, उतनी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो फालतू में आपका खर्चा बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको फालतू में सबको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देने पड़ेंगे, तो इसलिए जितने नीड है आपको एम्प्लॉयज़ की उतने ही एम्प्लॉयज़ को रखना और एफिशिएंट वर्कर्स को रखना चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम पड़े। ठीक है, इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बजट से। बजट क्या होता है, बजट आप लोगों को पता है कि एक ऐसा प्लान जहाँ पे हम अपनी मनी को कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, कि हमारा कितना पैसा पूरे साल भर में खर्च हो सकता है या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना पैसा आप खर्च कर सकते हो और किन किन जगहों पे आपको कितना कितना स्पेंड करना है, किस डिपार्टमेंट में कितना लगाना है। ठीक है, बजट आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ठीक है, और बजटिंग क्या होता है, बजट देखो आपका फाइनल आउटपुट हो गया, आपने जो बजट प्रिपेयर कर लिया, आप बन गया पूरा बजट। ठीक है, और बजटिंग क्या होता है, उस बजट को बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बजटिंग। जब आप सोच रहे होते हो कि हमें कितना कितना खर्च करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कितना बजट बनाना है, कैसे बनाना है, तो वो प्रोसेस आपका होता है बजटिंग, और जो उसका आउटपुट निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं बजट। ठीक है, समझ में आ गया बजट। अब बजट के ऑब्जेक्टिव्स पूछता है आपके बजट के, और एडवांटेजेस भी पूछता है कई बार। ठीक है, कई बार इंपॉर्टेंस भी पूछ लेता है, तो वही मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि लगभग सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स देखो, सबसे फर्स्ट है आपका बजटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, टू कंट्रोल द कॉस्ट एंड इंक्रीज रिवेन्यू एंड देयर बाय मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, ठीक है, आपका रिवेन्यू को इंक्रीज़ करना ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है। सेकेंड है आपका टू रन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन एफिशिएंट मैनर, आपकी जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको इस तरीके से रन करना ताकि आपका आउटपुट अच्छे से निकल पाए। ठीक है, एफिशिएंट मैनर में अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को करना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज, आपकी एंटरप्राइज में जितने भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, कोऑर्डिनेशन लाना उनके बीच में। ऐसा ना हो कि कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, सब अपने अलग अलग लगे पड़े, नहीं, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट द एक्शंस टेकन आर इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट एंड इफ़ रिक्वायर्ड टू टेक सुटेबल करेक्शन एक्शन। मतलब देखो
आपने कोई भी एक्शन लिया, कोई प्लान बनाया, ठीक है, उसको चेक करना कि आपने जो भी टारगेट सेट कर रखा है, ठीक है, वो टारगेट मतलब उस प्लान से अचीव हो पाएगा कि नहीं। उसमें अगर कोई कमियां हैं, कुछ करेक्शंस करनी है, तो फिर आप वो करेक्शंस करो, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कमी है, यहाँ पे कुछ गलती हो रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा, आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, तो वहाँ पर फिर करेक्शन करते हो आप, ठीक है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया बजटिंग का। नेक्स्ट आता है आपका टू प्रिडिक्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस फॉर बेटर मैनेजमेंट। यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिडिक्ट करते हो आप लोग, ताकि आप मैनेजमेंट को और बेटर बना सको, ठीक है। किसी भी फॉर्म में देखो आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता होगा, तभी तो आप आगे काम कर पाओगे ना। आपको पता ही नहीं आपके यहाँ कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, कितनी कैपिटल है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो आप कैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आपकी जो भी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बट ये कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, तो आप लिख देना अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विच कंपेयर्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस विद द एक्चुअल कॉस्ट टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की एक टेक्निक होती है जहाँ पे आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट के साथ में कंपेयर करते हो, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को पता करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने पीछे बताया था कि आपके टॉपिक्स आएंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, थ्योरी पोर्शन में यहाँ पे बता दे रही हूँ। इसका जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्टली आता ही है एग्ज़ाम में। और इसका न्यूमेरिकल सबसे अच्छी बात है कि इजी है, कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको फार्मूला पुट करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। PDF मैंने डाला हुआ है टेलीग्राम पे, जाके वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि आपने जो अपना मटेरियल का कॉस्ट सेट करा था, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करा था कि हाँ लगभग इतने का मेरे को मटेरियल पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब आपका प्रोडक्शन, आपने पूरी एक्टिविटीज़ कर लिया, आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, और वहाँ पे आपको पता चलती है कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी आपकी मटेरियल में, ठीक है, कितने कॉस्ट का मटेरियल आपका कंज्यूम हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अगर इसका एक एग्जांपल दूँ तो सपोज़ करो आप कोई कपड़ा सिलवाने जाते हो, ठीक है, आपने सोचा था कि हाँ 2 मीटर कपड़ा लूँगा, 100 रुपये में, 200 रुपये में, जितने में भी सपोज़ करो 200 रुपये में आ जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जाके टेलर को दूंगा, टेलर 400-500 रुपये लेगा, सिल देगा, मतलब 700-800 रुपये तक मेरा बन जाएगा जो भी आप कपड़ा सिलवाने गए हो, ठीक है वो। लेकिन आप जब कपड़ा लेने जाते हो तो आपको कपड़ा मिलता है महंगा, ठीक है। आपने कपड़ा ही महंगा लिया, फिर टेलर के पास में गए तो वो आपका टेलर वहाँ पे था ही नहीं, वो कहीं और चला गया, आप किसी और टेलर के पास गए, वहाँ पे उसने पैसे ज़्यादा ले लिया, आपकी कॉस्ट पड़ गई 1000-2000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जितना सोचा था, जो स्टैंडर्ड प्राइस सेट करा था, कॉस्ट सेट करा था कि हाँ लगभग इतने में मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक्चुअली में जितने में आपका प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ऐसा ही है देखो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे कॉस्ट की बात करिए, यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, बस और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्राइस में डिफरेंस आ जाता है कि आपने जो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कंज्यूम। जितना भी मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका जो स्टैंडर्ड प्राइस था वो क्या सेट करा था आपने, और जो एक्चुअल प्राइस आया वो क्या आया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में आपने कितना मटेरियल सोचा था कि यूज़ होगा और एक्चुअली में कितना मटेरियल यूज़ हुआ है प्रोडक्ट बनने में, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बनने में, ठीक है, वो क्या आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट लेबर वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर वेरिएंस भी देखो डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस की तरह ही है। यहाँ पे आपने सोचा था कि कितनी लेबर लगेगी किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, और एक्चुअली में कितनी लेबर आपकी लग गई है एक प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस हो गया आपका डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद देखो एक आपका शॉर्ट नोटिस पे पूछा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है या फिर ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट देखो कुछ नहीं होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो सेल्स है
उसकी कॉस्ट जो है आपकी, वो उसका जो रेवेन्यू है वो आपके इक्वल हो, ठीक है, आपकी कॉस्ट के। मतलब आपने जितने की भी सेल्स करी है ना, उससे आपको जो भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो बराबर हो आपकी कॉस्ट के, जितनी कॉस्ट लगी थी। अगर ये सपोज़ करो इस पेन को बनाने में 10 रुपये की कॉस्ट आई थी और इस पेन को बेच के आपको 10 रुपये ही मिलते हैं, ठीक है, 10 रुपये की कॉस्ट आई थी और 10 रुपये की मिलते हैं आपको इस पेन को बेच के, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे आपको ना फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। जितने कॉस्ट पे आपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस बनाई थी उसी कॉस्ट पे जब आप बेच देते हो, ठीक है, तो वो जो आपका पॉइंट होता है वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइसिंग से रिलेटेड कि प्राइसिंग क्या होती है। प्राइसिंग आप लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा अमाउंट जो कि सेट किया गया हो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेचने के लिए कि हाँ इस प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी सर्विसेज को बेचोगे, ठीक है, तो वो होती है आपकी प्राइसिंग। प्राइसिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय अ बिजनेस सेट्स द प्राइस एट विच इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि जो आप प्राइस सेट करते हो किसी भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है मार्केट में, ठीक है। आपको पता है कि डिमांड जब ज़्यादा हो जाती है किसी भी चीज़ की तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर डिमांड इतनी ज़्यादा है हम लोग प्राइस बढ़ा भी देंगे तो फिर भी लोग परचेज़ करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, इस पे डिपेंड करता है प्राइसिंग। सेकंड है आपका कंपटीशन। आपकी मार्केट में कंपटीशन कैसा है, आपसे रिलेटेड, मतलब आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड और कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका क्या प्राइस है, ठीक है। अगर आप उनके प्राइस से बहुत ज़्यादा कम रखोगे अपना प्राइस तो लॉस हो जाएगा आपको। बहुत ज़्यादा हाई रखोगे तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा जब तक उसमें कोई अलग सी चीज़ नहीं आती है, ठीक है। तो कंपटीशन पे डिपेंड करता है। थर्ड आता है आपका कॉस्ट। आपकी कॉस्ट कितनी लगी है उस प्रोडक्ट को या फिर उस सर्विस को बनाने में, उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आप अपनी कॉस्ट से कम में तो नहीं बेचोगे, आप अपनी कॉस्ट के इक्वल बेचोगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, कम में बेचोगे तो लॉस हो जाएगा। तो अपनी कॉस्ट आपकी जितनी आई है उससे ज़्यादा का ही बेचोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्रांड इमेज। आपके ब्रांड की इमेज कैसी है, अगर बहुत अच्छी है तो आप अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा भी बेचोगे तो भी लोग ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि एप्पल है, एप्पल के फ़ोन कितने महंगे आते हैं लेकिन फिर भी लोग लेते हैं ना, क्योंकि उसका ब्रांड इमेज है, बहुत अच्छी गुडविल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रांड इमेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शायद मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में, पता नहीं आपको बताया था कि सेकेंड ईयर वाले बच्चों को बताया था, कोई नहीं, फिर से बता देती हूँ। आपकी जो प्रोडक्ट होता है कोई भी, उसकी लाइफ साइकिल होती है कि आपने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा, फिर उसका काफ़ी ज़्यादा देखो ग्रोथ स्टेज आती है, देखने को मिलती है कि पहले तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया, लोगों को उसके बारे में पता चला। सेकंड स्टेज में आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा ग्रो करने लगता है। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज, जहाँ पे तक मतलब उस टाइम तक काफ़ी लोग आपका प्रोडक्ट ले चुके होते हैं और अब उनका मन नहीं होता है लेने का, ठीक है, मतलब ले चुके होते हैं जितने लोगों को लेना होता है उस टाइम तक। फिर आती है आपकी डिक्लाइन स्टेज, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम होने लगती है। अब पहले ही इतने सारे लोग ले चुके हैं, जिनको लेना था उन्होंने ले लिया, अब लोग कितना लेते रहेंगे एक ही प्रोडक्ट को, तो वहाँ पे डिमांड कम होने लगती है, ठीक है। तो वो होती है आपकी स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। तो उस पर भी आपका प्राइसिंग डिसीजन डिपेंड करता है, क्योंकि अगर देखो आपका ग्रोथ स्टेज में आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख दोगे तो कोई नहीं लेने वाला आपका प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन स्टेज में, क्योंकि आपने नया नया इंट्रोड्यूस करा है, लोगों को इतना पता भी नहीं है उसके बारे में और इतनी महंगी चीज़ कोई क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। लेकिन वही आप अपने ग्रोथ स्टेज में अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकते हो, उसकी ग्रोथ हो रही है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, ठीक है, वो परचेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा महंगा भी होगा तो ले लेंगे। वही आती है लास्ट में देखो आपकी डिक्लाइन स्टेज, वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड वैसे ही इतनी कम हो चुकी है, तो वहाँ पे आप प्राइस बढ़ाओगे तो जो थोड़ी बहुत डिमांड बची है वो भी गिर जाएगी, ठीक है। तो उस पर भी आपका डिपेंड करता है प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने प्राइस सेट कर रखा होता है कि आप इतने से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते हो लोगों से, ठीक है। तो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो भी करना होता है, उस पर भी आपका प्राइसिंग डिसीज़न डिपेंड करता है, ठीक है। समझ आई बात। तो ये देखो यार आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके थ्योरी के, ठीक है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके थ्योरी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि
आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आ जाता है। मैं फालतू में आपको पूरे बुक की थ्योरी ना करवाऊँ, ठीक है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा मैंने वो सारी आपको बता दी है। इसके अलावा देखो और 1-2 क्वेश्चंस कहीं से बीच में से भी पूछ सकते हैं, उसकी कोई श्योरिटी तो होती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारी थ्योरी यहाँ पे बता दी है। इसके अलावा कोई एक आधा क्वेश्चन वो लोग इधर उधर से पूछ सकते हैं, आप लोग कोशिश करना खुद से बना के लिखने की, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का PDF मैंने आपको बताया कि मैंने डाल दिया टेलीग्राम से, वो न्यूमेरिकल्स ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखो अगर आपको मैंने जो थ्योरी बताई है, थ्योरी में से अगर आपके 2 क्वेश्चंस भी आते हैं 20-20 नंबर के, तो 40 नंबर इधर हो जाएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में से भी आपके देखो कम से कम 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक देखो आपका जो मटेरियल वेरिएंस है और लेबर वेरिएंस है, इसका क्वेश्चन बहुत मतलब आता ही आता है, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं कि इसका क्वेश्चन आएगा, तो इसका क्वेश्चन मैंने डाल ही रखा है PDF में। अगर एक क्वेश्चन ये आ गया और एक क्वेश्चन और कोई सा आ गया, आपका शेयर होल्डर्स फंड का आ गया या फिर कोई और बजट वगैरह का आ गया, तो वहाँ से आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। 60 to 80 मार्क्स आप लोग आराम से स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से समझ लेना। आई होप वैसे तो टॉपिक सारे इजी हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए तो कोई नहीं, फिर से वीडियो को फिर से स्टार्ट करके और देख लेना, समझ में आ जाएंगे। कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है, वो भी थोड़ा कुछ पढ़ लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना यार, 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं मेरे, तो आप लोग जल्दी जल्दी से कंप्लीट करवा दो, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है।